हेलो बच्चों, आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के सीरीज के पार्ट सेकंड के अंदर स्वागत है। पार्ट सेकंड में अपन पढ़ेंगे इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स। अपने चैप्टर के अंदर जितने भी न्यूमेरिकल हैं, हर एक पॉइंट के न्यूमेरिकल जिस टॉपिक से भी बन सकते हैं, हर एक टॉपिक से हम न्यूमेरिकल निकाल के लेके आए हैं। ठीक है, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी विद्युत बल्ब के तंतु में से 0.5 एम्पियर, एम्पियर मतलब ये क्या है, विद्युत धारा है। विद्युत धारा 10 मिनट तक प्रवाहित होती है। विद्युत परिपथ से प्रवाहित विद्युत आवेश का परिणाम ज्ञात कीजिए। देखिए आई क्या है मेरे पास में 0.5 एम्पियर, ये देखिए और समय क्या है t इज इक्वल टू 10 मिनट। ठीक है, मिनट में नहीं चाहिए मेरे को, छोटी क्वांटिटी सबसे सेकंड होती है, तो 10 मिनट को मेरे को किस में चेंज करना पड़ेगा, सेकंड में चेंज करना पड़ेगा। तो 10 मिनट के अंदर कितना होता है, 10 मल्टीप्लाई 60, मतलब कि एक सेकंड के अंदर, एक मिनट के अंदर कितने सेकंड होते हैं, 60। तो 10 मिनट के अंदर कितना होंगे, 10 इंटू 60 सेकंड। इनको यदि मल्टीप्लाई कर लेता हूँ तो कितना आ जाएगा, 600 सेकंड। देखिए अपना फॉर्मूला होता है विद्युत धारा इज इक्वल टू Q अपॉन T। ठीक है, मेरे को आवेश चाहिए तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ये T अपॉन में उधर जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा और फॉर्मूला क्या हो जाएगा, I इंटू टी। देखिए वैल्यूज यदि जमाता हूं तो क्या आ जाएगा, Q इज इक्वल टू I कितना है मेरा 0.5 एम्पियर इंटू समय, समय कितना है हमारा 600 सेकंड। ठीक है, देखिए यदि मैं इनको सॉल्व करता हूं 6 5 30 और मेरे पास में कुछ ऐसे आंसर आएगा और एक डिजिट बार पॉइंट है, ये लीजिए कुछ एक डिजिट बार पॉइंट। एम्पियर इंटू सेकंड, एम्पियर इंटू सेकंड क्या होता है, कूलाम। तो आवेश की यूनिट क्या होती है, कूलाम। देखिए पॉइंट के बाद जीरो का कोई मतलब नहीं है, तो कितना आएगा 300 कूलाम। दैट इज माय आंसर। ठीक है, ऐसे जैसे सेकंड क्वेश्चन है, जब कोई विद्युत हीटर विद्युत स्रोत से 4 एम्पियर विद्युत धारा लेता है तब उसके टर्मिनल के बीच विभवांतर 60 वाट है। उस समय विद्युत हीटर कितनी विद्युत धारा देगा, विभवांतर को 120 तक बढ़ा दिया जाए। ठीक है, मतलब कि अपने को आई ज्ञात करनी है जिसमें विद्युत विभवांतर 120 हो जाए। देखिए मेरा एक रिलेशन है ओम के नियम से, V इज इक्वल टू आर आई। ठीक है, देखो मेरे को सबसे पहले R ज्ञात करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे को I ज्ञात करने के लिए V अपॉन फॉर्मूला होता है V अपॉन R। देखिए मैंने यही से बनाया, I इज इक्वल टू R, इधर मल्टीप्लाई में उधर गया तो अपॉन में हो गया, तो I इज इक्वल टू V अपॉन R। तो मेरे को V तो दे रखा है, मेरे को R चाहिए। R निकालने के लिए मेरा ये फॉर्मूला बन जाएगा, I इधर मल्टीप्लाई में उधर जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है, V की वैल्यू कितनी है मेरे पास 60 और I की वैल्यू कितनी है 4 एम्पियर। यदि मैं 4 का इसमें डिविजिबल देता हूं तो मेरे पास में आंसर आएगा 15 और प्रतिरोध जो होता है उसका जो मात्रक होता है वो क्या होता है, ओम होता है। ठीक है, फर्स्ट कॉन्सेप्ट क्लियर। सेकंड, मेरे को लास्ट एंड फाइनल I ज्ञात कर रहा हूं। V कितना है मेरे पास में, देखिए V दे रखा है, जब विद्युत विभवांतर 120 वोल्ट हो तो विद्युत धारा, ठीक है, विद्युत धारा क्या होगी, I इज इक्वल टू V अपॉन R। V कितना है मेरे पास में 120 वोल्ट और R कितना है मेरे पास में, R देखिए मैंने फाइंड किया है 15 ओम। ठीक है, हाँ देखिए यदि मैं 5 के टेबल से इनको काटना चाहूं तो ये 3 टाइम कटेगा और ये कितने टाइम कटेगा, 2 एंड 4 टाइम। यदि 3 का इसमें डिविजिबल दे देता हूं मैं तो मेरे पास में आंसर आएगा 8 और V अपॉन ओम जो होता है वो होता है हमारा एम्पियर। इसी के साथ में सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट होता है। जब विद्युत विभवांतर 120 वोल्ट हो तो विद्युत धारा I मेरे पास में 8 एम्पियर प्राप्त होगी। तो बच्चों इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स की सीरीज में अपन तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ चुके हैं और अपना जो तीसरा क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है कि अपने को एक तार दिया हुआ है जो कि L लंबाई का है और उसकी जो मोटाई है वो A है। ठीक है, और उसका जो प्रतिरोध है वो 4 ओम है और अपने को दूसरा तार दिया हुआ है, उसकी जो लंबाई है वो L/2 है, मतलब पिछले वाले तार की आधी लंबाई है और जो उसकी मोटाई है वो 2A है, यानी कि जो पिछला वाला तार जितना मोटा था उससे दुगना मोटा है। तो अपने को दूसरे तार का जो प्रतिरोध है वो निकालना है। अब वो कैसे निकालेंगे अपन, सबसे पहले अपन क्या करते हैं कि पहले तार का जो प्रतिरोध है वो लिख लेते हैं
तो पहले तार का प्रतिरोध होगा R1, ठीक है, जो कि है 4 ओम के बराबर। अपने सूत्र से क्या आता है, R1 इक्वल टू रो L अपॉन A। ये जो रो L अपॉन A है, ये संबंध है प्रतिरोध, तार की लंबाई और तार के काट क्षेत्रफल का, ठीक। अब अपन द्वितीय तार के लिए बात करते हैं, तो यहाँ पे भी रो L अपॉन A लगना चाहिए था, लेकिन इसका जो L है वो L/2 है और इसका जो A है वो 2A है, ठीक है। अपन इसको आगे सॉल्व करते हैं, तो जो अपना R2 होगा इसकी वैल्यू क्या आएगी, रो, ये जो L/2 का जो 2 है वो नीचे वाले 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा L/4 है, ठीक है। अपन 4 को थोड़ा सा साइड में लिख लेते हैं एक बार, तो ये बन जाएगा रो L अपॉन A। जैसा कि आप देखेंगे कि अपने पास रो L अपॉन A आ चुका है, जो कि वैल्यू है अपनी किसकी, R1 की, तो मैं इसकी जगह पे R1 लिख रहा हूँ, ठीक है। अब जो अपना R1 है उसकी वैल्यू अपने को 4 ओम दे रखी है, तो अपन ने 4 ओम लिख दिया, यहाँ पे अपने 4 से 4 कट जाएगा, तो अपना जो R2 है उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 ओम, जो कि अपना फाइनल आंसर है, ठीक है। दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि 2 मीटर फोकस दूरी वाले किसी अवतल लेंस की क्षमता ज्ञात करनी है अपने को। तो क्षमता जो होती है वो अपने पावर से डिनोट करेंगे अपन, ठीक है, और जो इसका फॉर्मूला होता है वो होता है 1/f, ठीक। अब क्या होता है कि जो अपनी फोकस दूरी होती है अवतल लेंस के अंदर वो प्लस में होती है हमेशा, तो मैं इसको लिख रहा हूँ p इक्वल टू 1/f की वैल्यू है मेरे पास 2 मीटर, ठीक। 1/2 जब करेंगे तो अपना आंसर कितना आएगा 0.5, और वो भी प्लस में। इसकी जो यूनिट होती है वो होती है अपने पास डायोप्टर। हेलो बच्चों, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है 5th क्वेश्चन। कोई 4 सेंटीमीटर साइज का बीम किसी 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण को 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है। दर्पण से कितनी दूरी पर किसी पर्दे को रखा जाए कि स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त हो। प्रतिबिंब प्राप्त हो, प्रतिबिंब क्या होता है, V, ठीक है। मेरे को क्या फाइंड करना है, V फाइंड करना। अपने को 3 चीजें दे रखी है, देखो हाइट दे रखी है 4 सेंटीमीटर, U दे रखा है और F दे रखा है। देखिए इनके निशान मैंने नहीं लगाए हैं, ठीक है। निशान अभी अपन दिखाएंगे कैसे होता है। प्रतिबिंब की प्रकृति तथा साइज भी ज्ञात करनी है, वो अपना लास्ट में फाइंड होगी। देखिए क्या है अपना अवतल दर्पण। अवतल दर्पण ऐसा होता है जिसके इस तरफ पॉलिश हो, और इधर होता है अपना F और इधर होता है अपना C। जो अपन प्रतिबिंब रखते हैं वो भी लेफ्ट साइड में ही रखते हैं, और जो अपना बिंब की स्थिति होती है वो भी अपने लेफ्ट साइड में ही होती है, और जो प्रतिबिंब बनता है वो भी अपने लेफ्ट साइड में ही होता है। तो आपको पता है कि अपने पार्ट फर्स्ट के अंदर जब चिन्ह परिपाटी पढ़ाई गई थी उसमें बताया था मैंने कि इस तरफ जो होती है लेफ्ट साइड में जब आते हैं तो वो सारी चीजें नेगेटिव की होती है, और राइट साइड में जाते हैं वो पॉजिटिव की होती हैं। तो फोकस दूरी भी लेफ्ट साइड में है तो ये भी माइनस की होगी। U बीम की स्थिति है वो भी लेफ्ट साइड में है तो ये भी किसकी होगी, माइनस की, ठीक है। तो मैं V फाइंड कर सकता हूँ कौन से फॉर्मूले से, दर्पण सूत्र से, ठीक है। दर्पण सूत्र क्या होता है अपने पास में 1/f = 1/u + 1/v, ठीक है। मेरे को 1/v फाइंड करना है, बाद में अपन इसको उल्टा करके आंसर निकाल सकते हैं। 1/v = फॉर्मूला क्या आ जाएगा 1/f, इधर पॉजिटिव का है उधर जाएगा तो नेगेटिव का हो जाएगा। देखिए मैं इसके अंदर वैल्यू जमाता हूँ तो क्या हो जाएगा 1/f। f की वैल्यू क्या है मेरे पास है -15.0 सेंटीमीटर माइनस 1/u। u की वैल्यू क्या है बच्चों -25, ब्रैकेट में लिखूंगा सेंटीमीटर, ठीक है। देखिए ये यहाँ पे भी माइनस है और यहाँ पे माइनस है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और अपने पास में क्या आएगा 1/v = 1/-15.0 सेंटीमीटर प्लस 1/25.0 सेंटीमीटर। देखिए मैं यदि इनका एलसीएम लेता हूँ तो एलसीएम मेरे पास में क्या आएगा 75.0 सेंटीमीटर। देखिए जब इनका मैं एलसीएम लूंगा तो क्या आएगा 5.0 सेंटीमीटर प्लस 0.3.0 सेंटीमीटर। देखिए जब इसको सॉल्व करता हूं मैं क्या आएगा -2.0 सेंटीमीटर अपॉन 75.0 सेंटीमीटर, ठीक है। देखिए सेंटीमीटर 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 आएगा आंसर, और 1/v = क्या आ जाएगा मेरे पास में -2.0
0 सेंटीमीटर अपॉन 75। ठीक है, देखिए मेरे को v फाइंड करना है, तो यदि v को उल्टा करता हूं तो ये डिजिट क्या हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी, और v इक्वल टू क्या फाइंड हो जाएगा मेरे पास में माइनस 75 अपॉन 2.00 सेंटीमीटर। देखिए 2 का यदि डिविजिबल देता हूं, यदि 75 में मैं यदि 2 का डिविजिबल देता हूं तो मेरे पास में आंसर क्या आएगा, माइनस 37.5 सेंटीमीटर। ये क्या फाइंड हो गया मेरा v इज इक्वल टू क्या फाइंड हो गया अपने पास 37.5 सेंटीमीटर। ठीक है, देखिए कितनी दूरी पर्दे पर रखा जाए, v इज इक्वल टू माइनस 37.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अभी मेरे को h फाइंड करना है, v फाइंड हो गया, h डैश फाइंड करना है। मेरे को h दे रखा है तो h डैश फाइंड करूंगा। कैसे, देखिए मेरा पास में फॉर्मूला होता है आवर्धन का, आवर्धन इज इक्वल टू क्या होता है, आवर्धन m इज इक्वल टू h डैश अपॉन h इज इक्वल टू माइनस v अपॉन u। देखिए h डैश अपॉन h माइनस v अपॉन u, इस फॉर्मूले के अंदर देखिए मेरे को h डैश फाइंड करना है, ये देखिए मेरे को h डैश फाइंड करना है। मैं h डैश का यदि फॉर्मूला बनाने दूं, h इधर अपॉन में उधर जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा इनटू v अपॉन u। ठीक है, देखिए h डैश क्या फाइंड होगा मेरे पास में, यदि मैं वैल्यू जमाता हूं h की वैल्यू कितनी हुई मेरे पास में 4.0 सेंटीमीटर, मल्टीप्लाई v की वैल्यू कितनी है मेरे पास में माइनस 37.5 सेंटीमीटर अपॉन कितना आ जाएगा u मेरे पास कितना है बच्चों, देखो माइनस 25.0 सेंटीमीटर। देखिए मैं यदि इसको सॉल्व करता हूं, मैं इस पूरे को मल्टीप्लाई करके यदि सॉल्व करता हूं तो मेरे पास में आंसर आता है माइनस 6.0 सेंटीमीटर। ठीक है, ये मेरे पास में हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, देखिए अभी इसकी साइज, प्रकृति सब कुछ बतानी है मेरे को। हाँ जी बच्चों, अपने पास में h डैश माइनस 6.0 सेंटीमीटर फाइंड होगा। देखिए यदि मैं h डैश और h का कंपैरिजन करूं तो मेरे पास में h जो है वो 4 सेंटीमीटर का है और h डैश है वो 6 सेंटीमीटर का है। तो ऑब्वियसली बात है h डैश बड़ा हुआ है तो अपने पास आवर्धित होगा, आवर्धित मतलब बड़ा, और इसकी प्रकृति कैसी हो जाएगी, देखिए माइनस का है तो क्या हो जाएगा, ये उल्टा। तो बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में अपने छठे क्वेश्चन तक अपन आ चुके हैं, जिसके अंदर अपने को एक परिपथ दे रखा है और उसके अंदर बोल रखा है कि अपने को कुल प्रतिरोध और कुल धारा का मान निकाल के दिखाना है। ठीक है, अब अगर मैं इस चित्र को गौर से देखूं तो मेरे पास यहाँ पे दो मेन चीजें आ रही हैं, एक ये जो समांतर क्रम में प्रतिरोध जमे हुए वो, और एक ये वाले। जब ये दोनों समांतर क्रम को मैं सॉल्व कर लूंगा तो ये दोनों श्रेणी क्रम में आ जाएंगे और उसके बाद मैं इनको आसानी से जोड़ सकता हूँ। तो सबसे पहले मैं इसको सॉल्व कर लूंगा। इसके लिए मैं क्या लिखूंगा, 1/r/ab। ठीक है, जिसकी वैल्यू क्या बनेगी, 1/r1 प्लस 1/r2, क्योंकि इसमें पार्टिसिपेट करने वाले प्रतिरोध कौन कौन से, R1 और R2। जैसे कि आप देख सकते हैं कि R1 और R2 की वैल्यू अपने को दे रखी है जो कि 10 और 40 है। ठीक है, मैं लिख लेता हूँ इनको, 10 और 40 है। ठीक है, इसको अगर मैं आगे सॉल्व करूँ तो यहाँ पे मेरा एलसीएम आ जाएगा 40। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 4 और यहाँ पे आ जाएगा 1। ठीक, अब जो ये मेरी वैल्यू है वो कितनी आएगी, 5/40। ठीक, अगर मैं RAB की वैल्यू निकालना चाहूँ, क्योंकि 1/RAB की वैल्यू आई है 5/40, तो अगर मैं RAB निकालूंगा तो उसको भी उल्टा कर दूंगा जो कि आ जाएगी 40/5, जो कि होगी 8 ओम। ठीक है, आगे बढ़ते हुए मैं इस नीचे वाले परिपथ का जो प्रतिरोध है वो निकालूंगा। ठीक है, जो कि क्या होगा, 1/RCD। ठीक है, 1/RCD के अंदर कौन कौन से प्रतिरोध आ रहे हैं, R3, R4 और R5। ठीक, तो ये बनेगा 1/R3 प्लस 1/R4 प्लस 1/R5। ठीक, इन तीनों की वैल्यू भी मेरे को दे रखी है जो कि है 30, 20 और 60। ठीक, 1/30 प्लस 1/20 प्लस 1/60। इसका अगर मैं एलसीएम लूंगा तो क्या वैल्यू आएगी मेरे पास, नीचे तो 60 आ जाएगी और ऊपर रहेगा मेरे पास 30 के हिसाब से कुछ 2 प्लस 3 प्लस 1 विच इज इक्वल्स टू 6/60। ठीक, ये मेरी 1/RCD की वैल्यू आई है। अगर मेरे को RCD की वैल्यू निकालनी है तो इसको मेरे को उल्टा करना पड़ेगा। उल्टा कर देते हैं,
तो आर सी डी की वैल्यू कितनी आएगी 60/6, ठीक है, विच इज इक्वल्स टू 10 ओम, ठीक है। अब अगर मैं कुल प्रतिरोध की बात करूं तो मेरा जो कुल प्रतिरोध होगा जिसकी वैल्यू होगी आर, उस आर की वैल्यू क्या आएगी आर ए बी प्लस आर सी डी, ठीक, आर ए बी प्लस आर सी डी, ठीक है। अब जो अपना ये है जो अपना आर ए बी है वो है मेरे पास 8 ओम, ठीक है, प्लस जो आर सी डी है वो है मेरा 10 ओम। अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूंगा तो मेरे पास टोटल कितना आ जाएगा 18 ओम। ये मेरा कुल प्रतिरोध हो गया और मेरा क्वेश्चन की जो पहली कंडीशन थी वो सेटिस्फाई हो चुकी है। अब मेरी जो दूसरी कंडीशन है वो क्या है कि विद्युत धारा का मान निकालना है मुझे, ठीक। ओम के नियम से आगे बढ़ते हैं अपन। ओम का नियम क्या कहता है, V इक्वल टू जो होता है वो आर आई होता है, ठीक है। मेरे को यहाँ से किसकी वैल्यू निकालनी है, विद्युत धारा की, मतलब I की। अगर मैं I की वैल्यू निकालूंगा तो वो क्या होगा V/R। V की वैल्यू जैसे कि आप देख सकते हैं कि अपने को दे रखी है जो कि कितनी है 12 वोल्ट, ठीक। I की वैल्यू मैं निकालने जा रहा हूँ, V की वैल्यू डालूंगा यहाँ पे 12 और R की वैल्यू मैं डालूंगा यहाँ पे 18, ठीक है। अगर मैं इन दोनों का डिवाइड करूंगा तो मेरे पास कुछ 0.67 एम्पियर आंसर निकल के आता है जो कि अपना फाइनल आंसर है। हाँ जी बच्चों, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है सेवंथ क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 400 वॉट अनुमत का कोई विद्युत रेफ्रिजरेटर 8 घंटे प्रतिदिन चलाया जाता है। हर घंटे में कितने घंटे चला रहे हैं अपन, 8 घंटे चला रहे हैं। 3.00 रुपए प्रति किलोवाट की दर से इसे 30 दिन तक चलाने के लिए ऊर्जा का मूल्य ज्ञात कीजिए, मतलब कि कितने पैसे लगेंगे। देखिए कुल ऊर्जा निकालने, कुल ऊर्जा के लिए अनुमत विद्युत रेफ्रिजरेटर और 8 घंटे प्रतिदिन के और 30 दिन, यदि इन तीनों को मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास आंसर क्या आता है 96,000 kWh। kW देखो 000 है, 000 मतलब किलो 96, और ये जो है ठीक है 96 इंटू क्या हो जाएगा 1000 मतलब क्या होता है किलो, क्या हो जाएगा 96 kWh, ठीक है। 30 दिन तक चलाने का खर्च कितना होगा, देखिए 3 रुपए प्रति kWh, तो अपने पास में ये kWh फाइंड हुआ है, ठीक है। 96 kWh प्रति 3 रुपए, kWh से kWh कट जाएगा और इनको मल्टीप्लाई करेंगे, अपना आंसर क्या आएगा 288 रुपीज। तो अपने पास में कितने रुपए लगेंगे 288 रुपए लगेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसी 4 ओम प्रतिरोधक के से प्रति सेकंड 100 जूल ऊष्मा उत्पन्न हो नहीं है, प्रतिरोधक के सिरों पर विभवांतर ज्ञात कीजिए। V ज्ञात करना है, देखो V ज्ञात करने के लिए मेरे को क्या ज्ञात होना चाहिए, I ज्ञात होना चाहिए। देखिए मेरे पास क्या क्या दे रखा है, H = 100 जूल, R = 4 ओम, T = 1 सेकेंड और V = मेरे को फाइंड करना है। देखिए फॉर्मूला होता है H = I²RT। मैं यदि यहाँ पे I का फॉर्मूला निकालना चाहूँ, ये तो मल्टीप्लाई में उधर जाएंगे, डिवाइड में हो जाएंगे, और देखिए क्या हो जाएगा I² = H/RT। ये देखिए स्क्वायर है, स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट में चेंज हो जाएगी, ये देखिए रूट में चेंज हो गया, ठीक है। यदि इन सब की वैल्यू जमा देता हूँ, वैल्यू जमाने के बाद में सॉल्व करने के बाद 4 से 100 करके 25 टाइम, देखिए जूल पर सेकंड क्या हो जाएगा हमारा एम्पियर, और I = क्या आ जाएगा 25 का स्क्वायर कितना होता है 25 किसका स्क्वायर होता है 5 का, स्क्वायर से रूट कट जाएगा और मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा 5 एम्पियर, ठीक है। I मेरे पास फाइंड होगी, V = होता है IR ओम के नियम से। I मेरे पास कितनी है 5 एम्पियर इंटू R कितना है, ये देखिए R ये दे रखा है मेरे पास 4 ओम, ठीक है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूं तो V मेरे पास फाइंड हो जाता है 20 वोल्ट। तो बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में अपन अपने आखिरी क्वेश्चन 9 क्वेश्चन तक पहुंच चुके हैं, जिसके अंदर अपने को क्या कह रहा है कि किसी निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति का दूर बिंदु यानी कि जहां उसका प्रतिबिंब बनता है वो कितना दे रखा है 80 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है। अब इस दोष का संशोधन करने के लिए जो लेंस लगेगा वो बताना है और जो लेंस होगा उसकी क्षमता बतानी है अपने को, ठीक है। तो अपने को पहले जो जो दे रखा है वो अपन लिख लेते हैं। सबसे पहले अपने को बिंदु दूरी अनंत दे रखी है, ठीक है। प्रतिबिंब दूरी जो है वो 80 सेंटीमीटर दे रखी है। मेरे को फोकस दूरी ज्ञात करनी है। फोकस दूरी के लिए मैं लेंस सूत्र का प्रयोग करूंगा जो कि होती है 1/f = 1/v - 1/u, ठीक है। 1/f की वैल्यू मेरे को निकालनी है, 1/v की वैल्यू मेरे को दे रखी है कितनी है -80, ठीक है। और माइनस यहाँ पे 1/u की वैल्यू है इंफिनिटी, ठीक।
अब 1/इंफिनिटी जब भी अपने पास होता है तो उसका आंसर होता है 0, ठीक है। वो 0 कैसे होता है कि 1/इंफिनिटी, इंफिनिटी को मैं क्या कह सकते हैं 1/0 लिख सकता हूँ, तो ये थर्ड वैल्यू होने के कारण ऊपर चला जाएगा, तो वो 0/1 हो जाएगा विच इज इक्वल टू 0, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 1/f की जो वैल्यू है वो होगी 1/- का 80, ठीक है। f की वैल्यू निकालने के लिए क्या करूंगा, मैं इसको उल्टा कर दूंगा, जो कि हो जाएगा माइनस का 80 सेंटीमीटर, ठीक। क्योंकि मेरे को इसकी क्षमता निकालनी है, पावर निकालनी है, जो कि हमेशा मीटर में होती है, तो अगर मैं इसको मीटर में चेंज करूंगा तो ये आएगा माइनस का 0.80 मीटर, ठीक है। अब मेरे को निकालनी है लेंस की क्षमता। क्षमता क्या होती है, P इक्वल टू 1/f। अब P इक्वल टू 1/f जो है, ठीक है, f की वैल्यू मेरे पास क्या आएगी माइनस का 0.80, ठीक है। तो मैं यहाँ पे वैल्यू डाल रहा हूँ माइनस का 0.80। अगर मैं इसमें डिवाइड देता हूँ तो जो मेरा आंसर है वो आएगा माइनस का 1.25, और जो मेरा क्षमता होती है लेंस की, उसकी यूनिट क्या होती है, डायोप्टर, ठीक है। तो माइनस का 1.25 इसकी क्षमता है, और अपन क्या करेंगे इसमें अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे, क्योंकि अवतल लेंस से निकट दृष्टि दोष का निवारण हो जाता है।